पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अभिप्राय बहुत बड़ी बड़ी पोथियां भी निरर्थक हैं अगर वे समाज के लिए कुछ उपयोगी नहीं साबित होती हैं, और प्रेम भाव से युक्त मानवतावादी साहित्य सार्थक है, उपयोगी है, प्रासंगिक है। और कबीर का काव्य आज भी सार्थक है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा आंखों देखा कहा, अनुभव के आधार पर कहा। वे कहते भी हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। और जिन अनुभवों के आधार पर उन्होंने आंखों देखा हाल अपने समाज का बयान किया, आज भी उन्हीं आंखों से वो हमें इस समाज को देखते, फटकारते, सुधारते प्रतीत होते हैं। कबीर मध्यकाल के क्रांतिदर्शी कवि हैं, युग प्रवर्तक हैं, युग युगीन काव्य के रचयिता हैं, और उन्होंने अपने समय के समाज के बाहर और आंतरिक परिस्थितियों पर ऐसा धावा बोला और समाज और साहित्य को ऐसा प्रदान किया जिससे ना इतिहास भुला सकता है ना ही साहित्य भुला सकता है। निरक्षर भट्टाचार्य कहे जाने वाले कबीर, जिन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, लेकिन उनके साहित्य में प्रेम, ज्ञान, अनुभूतियों का भंडार भरा है। एक दलित परिवार से जन्मे कबीर ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने एक बड़े समाज का अध्ययन किया और समाज की हर दुर्बलता का सूक्ष्म अध्ययन किया, और ऐसी सामाजिक सुधार की रेखाओं से ऐसा चित्र निर्मित किया जिस पर किसी भी समाज को गर्व हो सकता है। तो ऐसे ही साहित्य की, ऐसे समाज के निर्माण का स्वप्न देखने वाले कबीर, जिनकी हम आज बात करने जा रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता की मैं डॉक्टर ज्योति गोगिया, आपका साहित्यिक प्रतिष्ठित कार्यक्रम रचना में दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम कबीर की प्रासंगिकता इस विषय को लेकर परिचर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, और हमारे पास विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण खन्ना। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। और डॉक्टर किरण खन्ना स्वयं एक लेखिका हैं, आलोचक हैं और प्रखर वक्ता हैं। तो डॉक्टर किरण खन्ना जी, जैसे कि कबीर ऐसे कवि हैं जो अपने समाज के प्रतिनिधि हैं और एक ऐसे अमर कवि हैं जिनकी वाणी युग युग को संदेश देती है, तो कबीर के बारे में चर्चा करने से पहले आप उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को परिचित कराएं। जी, रचना कार्यक्रम में दर्शकों का अभिनंदन। मैं किरण खन्ना, ज्योति गोगिया जी ने जैसे मेरा परिचय दिया, इस कार्यक्रम में कबीर साहित्य की युगीन प्रासंगिकता के अंतर्गत मैं ज्योति जी आपको बताना चाहूँगी कि कबीर जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के क्रांतिकारी संत कवि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। जी, आपने जैसे बताया, क्रांतिकारी कवि हैं, समाज सुधारक कवि हैं, और जिनका साहित्य 500 वर्ष पुराना होने के पश्चात आज भी बहुत स्थानों पर शोध कार्य में हवालों के रूप में, रूपरेखा के रूप में जो है उसको उसका सूत्र दिया जाता है। कबीर जी का जन्म संवत 1455 सन 1398 में काशी के समीप माना जाता है। बहुत सारे हमारे जो हिंदी साहित्य इतिहासकार हैं, उनका मत कबीर जी के जन्म को लेकर एक नहीं है, लेकिन जो एक तथ्य स्वीकार किया जा चुका है वो यही है कि उनका जन्म संवत 1455 के पास माना जाता है, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं 1455 संवत भये और जेठ सुदी बरसाइत पूरन मासी प्रकट भय। तो वो जब खुद साक्ष्य दे रहे हैं तो इसे हमारे साहित्य इतिहासकार स्वीकार करते हैं जी। और क्योंकि हमारा अभीष्ट उनका जीवन वृत्त कम है, उनका साहित्य है, तो मैं यही बता देना चाहूँगी कि 120 वर्ष का एक लंबा और सफल जीवन जीने के बाद सन 1518 और संवत 1575 में कबीर जी ने मगहर को
काशी के ही पास एक स्थान है मगहर, उसे देहावसान के लिए चुना, क्योंकि कबीर जी ने सारी जिंदगी, सारा जीवन जो है वो पखंडों को हटाने के लिए, कुरीतियों के विरुद्ध, सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध लिखते हुए बिताया। तो एक उनके समय में ये माना जाता था कि मगहर में जो प्राण त्यागता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तो वो इस जो भ्रांति का भी खंडन करना चाहते थे, तो उन्होंने मगहर को अपने देहावसान के लिए चुना जी। अब हम आते हैं कबीर जी के कृतित्व की तरफ। जैसे आपने अभी बताया कि कबीर जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, लेकिन कबीर जी की रचनाएं जो हिंदी साहित्य का प्राण तत्व हैं, संत साहित्य का प्राण तत्व हैं, वो 3 मानी जाती हैं, साखी, सबद और रामायणी जी। इन तीनों रचनाओं का कबीर जी के बहुत ही प्रिय शिष्य धर्मदास ने संकलन किया। उस ग्रंथ को हम बीजक का नाम देते हैं, कबीर बीजक। तो जो साखी है, इसमें कबीर दास जी ने जितने दोहे लिखे, जितने दोहों की रचना की, वो संकलित हैं और ये सदुक्कड़ी भाषा में है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं पंचमेल खिचड़ी का नाम देते हैं। जी किरण जी, जैसे कि कबीर अपनी परिस्थितियों की देन थे, बिल्कुल। तो जो परिस्थितियां थी उन्होंने अपनी परिस्थितियों से एक ताल ठोक कर उसका सामना करते हैं। कहीं झुकते नहीं हैं, कहीं अड़े नहीं, कहीं झुके नहीं, कहीं झिझके नहीं और कहीं अटके नहीं, कहीं भटके नहीं, और उन परिस्थितियों से एक नव निर्माण की ओर वो अग्रसर होते हैं, नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने उनको बहुत प्रभावित किया? मैं आपको ये बताना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि जो कबीर की युगीन परिस्थितियाँ थी, वो उस समय जो भक्ति काल का दौर चल रहा था, लेकिन उधर से जो मुगल थे वो प्रतिष्ठित हो रहे थे, भारत में उनका आगमन हो रहा था। तो ऐसे में जो सामाजिक जो एक सहिष्णुता थी उसमें दरारें आ रही थी। सामाजिक परिस्थितियाँ और आर्थिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, नैतिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ, ये सभी उनसे प्रभावित हो रही थी। समाज में का युग था, एक विशृंखलता और एक जिसे हम कह रहे आस्था के पतन का जो है वो युग प्रारंभ हो रहा था। लेकिन कबीर जी ने इन्हीं सभी कुरीतियों के विरुद्ध डट कर लोहा लेने का जो है एक संकल्प किया। कबीर जी अपनी जो उनकी रचना है शब्द, उसमें उनके जो जितने पदों का संकलन है, जैसे मैंने बताया कि साखी में दोहे हैं, उसमें उन्होंने जितनी सामाजिक वैषम्यता है, जितनी सामाजिक कुरीतियां हैं, जितने पाखंड हैं, जितनी उस समय जो समाज में विसंगतियां फैल चुकी थी, उन पे कुठाराघात किया। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पिछले 450 वर्ष के बाद पिछली जो आधी सदी गई है हमारी, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और बहुत ही सुधी समीक्षक डॉक्टर नामवर सिंह जैसे जितने हमारे हिंदी साहित्य के पुरोधा लोग हैं, उन्होंने कबीर एक अनुशीलन, कबीर एक चिंतन, एक नई परंपरा की खोज, पुस्तकों में कबीर साहित्य की पुनः प्रतिष्ठा की है और उन्हें आज के साहित्य के आज की परिस्थितियों में एकदम से जो है सटीक और सार्थक कवि स्वीकार किया है। बहुत बढ़िया जी। अच्छा किरण जी, जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं, प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं कि आज भी प्रासंगिक हैं कबीर। बिल्कुल। 624वां हम उनका प्रकाश उत्सव बना रहे हैं, तो उसके आज भी हमें लगता है कि उनकी बहुत ज़रूरत, उनकी वाणी को दोबारा से दोहराने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप बात करें मैडम, प्रासंगिकता किसे कहते हैं? आपके शब्दों में प्रासंगिकता। बहुत ही सटीक प्रश्न आपने किया डॉक्टर ज्योति। मैं बताना चाहूंगी प्रासंगिकता का अर्थ होता है संबद्धता। संबद्धता एक हमारे जो हैं डॉक्टर महाश्वेता देवी हैं, बंगला साहित्य की बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, वो कहती हैं कि जो साहित्यकार अपनी युगीन परिस्थितियों को अपने साहित्य में वर्णित नहीं करता, उसके ऊपर उसके युग का ऋण रहता है जी। और वही साहित्यकार कालजयी होता है जिसका साहित्य समाज सापेक्ष होता है। अगर हम
कबीर जी के साहित्य को देखें तो उनसे 500 वर्ष बाद कहा गया ये वक्तव्य उनके साहित्य पे पूर्णतः स्टीक है। 1910 में कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक पुस्तक लिखी 100 पोइम्स ऑफ कबीर जी। इसके बाद 1916 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी नेशनलिज्म। हाँ जी। उसके बाद उन्होंने 1917 में अमेरिका में एक वक्तव्य दिया पर्सनालिटी, और उसके बीच में भी उन्होंने, जो मैंने इन तीनों पुस्तकों का आपके सामने जो संदर्भ रखा है, इसमें उन्होंने कबीर को उस समय भारत के जो उस उनके समय का भारत था, उस समय के दौर का जो समुदायों के बीच में कट्टरता बढ़ रही थी, जो सांप्रदायिक एक दरारें आ रही थी, उसे पाटने वाले एक धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही ऐसा भी कहा कि अगर हम विश्व शांति की बात करें, अगर हम विश्व शांति के लिए सोचते हैं तो संत काव्य से ज़्यादा बड़ा कोई मार्गदर्शक साहित्य नहीं हो सकता। तो आप जैसे उनकी बात कर रहे हैं, तो इसी दृष्टिकोण से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो संत साहित्य है उसका प्राण तत्व है लोक धर्म जी। वो लोक को धर्म के साथ जोड़कर उन्हें जीने का रास्ता देते हैं, जिसमें पाखंड के लिए, जिसमें कुरीतियों के लिए, जिसमें किसी भी तरह के वैमनस्य के लिए, विषमता के लिए कोई स्थान नहीं है जी। इसमें कबीर कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैं जो आंखों से देखता हूँ मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कबीर के साहित्य में अगर हम मानव मूल्यों को लेके चलें तो कबीर का जो मानव है ये सामान्य मानव होते हुए भी ईश्वरत्व तक पहुंचता है जी। वो बहुत आसानी से कहते हैं कि जो निर्वारी निहकामता साईं से तीनेह, विषयों सुन्यारा रहे संतन का अंग एह। कि जो एक संत कवि का, जो संत काव्य का जो एक अनुयायी है, जो संत काव्य का जो अनुकरण करता है, वो एक आम आदमी से हट के एक ईश्वरत्व के स्तर तक पहुंच जाता है। अच्छा, ऐसे ही जैसे कि हम आपने अभी बात की कि कबीर समाज सापेक्ष हैं, तो समाज सापेक्षता ही किसी साहित्यकार को युग युगों तक प्रासंगिक बनाए रखती है। बिल्कुल। तो उनमें समाज सापेक्षता को आप कैसे देखते हैं और किन धरातलों पर देखते हैं आप समाज सापेक्षता को? कवि का समय जो था, उस समय भी जो समाज था ये वर्गों में बटा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर एक जगह पे इस बात का वर्णन करते हैं कि भारत जो है ये प्रारंभ से ही जातिवाद, छुआछूत और मिथ्या धार्मिक आडंबरों में एक जकड़ा हुआ राष्ट्र रहा है। और कबीर उनको ऐसे जो हैं प्रतिनिधि कवि लगते हैं जो इनके विरुद्ध डटकर बोलते हैं। वो धार्मिक पाखंडों को ऊपर भी जो है कटाक्ष करते हैं, लेकिन एक जो उनका संतुलन है वो अद्भुत है। वो एक समुदाय को लेकर नहीं चलते। अगर वो एक समुदाय को कहते हैं कि कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तो वो दूसरी तरफ दूसरे समुदाय को कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की बली पीस खाए संसार। वो कहीं पे भी एक जो है वर्ग के कवि बनकर नहीं चलते। और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी उन्हें समष्टि के साथ व्यष्टि का कवि भी स्वीकार करते हैं, जो अपनी आत्मचेतना से व्यष्टि का समष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। वो सहज मानवीय चेतना के, सहज मानव जीवन के पक्षधर हैं और इसी प्रज्वलित चेतना का वह उसमें जो है वो प्राण फूंकते हैं उनमें। और बहुत वो उसमें सहज से कहते हैं कि दो जगदीश कहाँ से आए। जब एक वैमनस्य की बात आती है तो वो कहते हैं, दुई जगदीश कहाँ से आए, कहूँ तोने भरमायो, तुम्हें किसने भरमा दिया है, अल्लाह राम करीम हरि हजरत एको नाम धराए। बिल्कुल सही जी, वो एक ही ईश्वर की बात करते हैं, अद्वैतवाद की बात करते हैं। और जितनी भी विकृतियां समाज में देखते हैं, जितनी विद्रूपताएं देखते हैं, उन पर कुठाराघात करते हैं। और उनका जो है अगर हम जैसे हम कहते हैं कि वो कवि पहले हैं या समाज सुधारक पहले हैं, ये भी प्रश्न उभर कर आता है।
कि उनको हम किस दृष्टिकोण से ज़्यादा हम देखें कि क्या कवि पहले हैं या भक्त पहले हैं या समाज सुधारक पहले हैं। क्योंकि जहाँ वो बुराई की वो जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर जहाँ बुराई देखते हैं जुबान की कैंची चलाते हैं। तो एक भक्त ऐसा हो, भक्त जो है उसमें एक निरीहता होती है, एक विनम्रता होती है, और ये क्रांतदर्शी कवि हैं। तो हम इनको किस दृष्टिकोण से हम पहले देखना, आपको लगता है कि इनका जो व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष ज़्यादा उभर कर आता है? इनके बारे में जो जैसे इनके जन्म के विषय में मतांतर हैं, उसी तरह हमारे जो प्रतिष्ठित साहित्य इतिहासकार हैं डॉक्टर ज्योति, वो कुछ जो साहित्यकार हैं वो इनके कवि रूप को पहले स्वीकार करते हैं और इनके समाज सुधारक रूप को बाद में स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जैसे डॉक्टर रामचंद्र तिवारी हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, वो कहते हैं कि जो कबीर का समाज सुधारक रूप उभर कर सामने आता है वो उसकी रचनाओं के माध्यम से उभर कर आता है। उनकी रचनाओं में जो एक संदेश निहित है वो समाज में एक सार्थक संदेश संप्रेषित करता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो घट देखा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। वो स्वयं को पहले प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद उसी प्रश्न चिन्ह में वो पूरे वर्ग को लेके आते हैं, पूरे समाज को लेके आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जो कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 100 वर्ड्स ऑफ पोएम कबीर, 100 पोएम्स ऑफ कबीर लिखी हैं, इसके माध्यम से जो 1916 में पहला संस्करण छपा, तो ये एक बात देखने में आई है कि उसके बाद लगातार उसके संस्करण छप रहे हैं और लगातार बिक भी रहे हैं। इसका ये अर्थ है कि वो पश्चिम में भी एक समाज सुधारक कवि, एक राष्ट्र निर्माता, एक जो है वो सांस्कृतिक संवाहक के रूप में वो कवि स्वीकार किया जाता है, जो अपनी गरिमा को बनाए रखने का पक्षधर है। जी जी, जैसे कि बहुत सही आपने कहा कि कबीर जो हैं जहाँ बुराई देखते हैं, जहाँ भी, चाहे वो समाज है चाहे वह धर्म है, किसी को बख्शते नहीं हैं, क्योंकि मूल्यों की बात कर रहे हैं। तो मूल्यों की बात जो है ये संत काव्य की, कबीर के काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है, और ये मूल्यवादिता ही है जो उनको प्रासंगिक बना रही है। तो मूल्य जो स्व से परे की बात करने वाले जो मूल्य हैं वो इनके कबीर के काव्य में कहाँ कहाँ हमें दिखाई देते हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं ऐसे मूल्य। मैं जो डॉक्टर ज्योति, आप सबसे आगे हटने की बात कह रहे हैं। कबीर उसको 2 पंक्तियों में, एक दोहे में समाहित कर देते हैं कि जात न पूछिए साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। और जहां उन्हें समाज में एक वैमनस्य नज़र आया है, एक पखंड नज़र आए हैं, जहां पे आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया मुक्तिबोध जी का और जो है धूमिल जी का। तो मैंने भी जब कबीर, मेरी पीएचडी है कबीर साहित्य में, कबीर वाणी में परंपरागत तत्वों का अध्ययन, तो मैं कबीर जी को निराला जी के बहुत पास लेके आता महसूस करती हूँ। वो कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मया जे, उसका क्या फायदा जे करनी ऊंच ना होए, ऊंचे कुल का जन्मया जे करनी ऊंच ना होए, तो सुबरन कलश मदिरा भरा, सोने के घड़े में मदिरा भी भर तो साधु निंदे सोए, न साधु उनकी निंदा ही करेंगे। तो दूसरी तरफ जो कबीर जी की एक आक्रामकता है, कबीर जी ने 3 स्तरों पर समाज को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। पहला बहुत जो है प्यार से, प्रेरणा से, आत्मीयता से। फिर वो थोड़ा सा कड़क होते हैं। फिर वो अपनी, जब वो देखते हैं कि समाज में इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं, कोई वो लोग इससे नहीं सुधर रहे, तो वो आक्रामक तेवर लेके आते हैं। आपको याद होगी निराला जी की कुकुरमुता, जिसमें वो कहते हैं कि खून चूसा उस खाद का तूने अशिष्ट, इतरा रहा डाली पे कैपिटलिस्ट। तो ये भी कहते हैं इनके समय का जो एक प्रभुता संपन्न वर्ग था, ये सारी जो है ना साहित्य, जो समाज में वो सारा जो अच्छा सा था वो खुद रख लेता था, जिसे डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि वो मलाई खुद ले जाते थे और छाछ अबोध वर्ग के लिए छोड़ते थे। तो वहां पे कबीर जो है ना आक्रामक तेवर में कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से क्यों रोंदे हैं मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। क्रांति आएगी, जो एक नव जागरण आएगा, एक पुनर्जागरण आएगा, और कबीर उसके अग्रदूत सदैव स्वीकार किए जाते रहेंगे।
अच्छा, तो मैडम जैसे कि आप बात कर रहे हैं, हम धूमिल की बात कर रहे हैं, निराला की बात कर रहे हैं, जो धारा उन्होंने चलाई वो आगे बढ़ी, तो इसी जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं साम्यवाद से, प्रगतिवाद से जुड़ जाते हैं। जैसे कबीर कहते हैं ना, जानू ज्योति ना जानू जाति, आगे जाति ना है। तो या कहते हैं कि जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। तो कहाँ वो कबीर जो है वो समत्व की बात करते करते क्या वो प्रगतिवादी नहीं दिखने लगते हैं, क्या वो साम्यवादी नहीं दिखने लगते हैं? तो क्या उनमें दोनों में हम कहें कहाँ कबीर का युग और कहाँ ये आज का युग, तो दोनों में कहाँ समानताएं, कैसे आप विषमताएं देखते हैं? कबीर का प्रगतिवादी चिंतन तो जो है ये पूर्णता शोध का विषय है, और ये पूर्णता एक जो उनकी सार्थकता को हमारे सामने लेकर आता है। कबीर बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, दुर्बल को ना सताइए उसकी मोटी हाय, और बिन जीव की हाय से लोह भस्म हो जाए। क्योंकि कबीर जो हैं वो उन्होंने दुनिया को चेतावनी देने के लिए, अपने वर्ग को चेतावनी देने के लिए साखियाँ की। वो जगह जगह पे गए और उन्होंने जगह जगह की जो शब्दों को जो अपनी वाणी में आत्मसात किया। यहाँ बहुत अच्छी एक प्रासंगिकता, जो युगीन प्रासंगिकता ज्योति जी हमारे सामने आती है कि अगर हम ये कहें कि जो प्रयोजन मूलक हिंदी का दौर है ये शिवाजी के समय से प्रारंभ नहीं हुआ, ये बल्कि कबीर जी के समय से प्रारंभ हो ऐसे चुका। ही जैसे प्रगतिवाद हम इनको प्रगतिशील कह दे तो ज्यादा प्रगतिशील। अच्छा, एक चीज और मैडम, जैसे कि किरण जी, ये जैसे मानवाधिकारों के अनुगूंज का ये समय है, तो मानवाधिकारों की बात आज हम करते हैं तो कबीर ने तो सदियों पहले कर दी मानवाधिकारों की बात, समता की बात। इससे आप कहाँ तक सहमत है? चलते चलते आप तो बातें, आप इसके बारे में बताइए। जो कबीर जी हैं ये मानव को किसी भी तरह के बंधन में बंधा हुआ देखना नहीं चाहते। ये माया को एक प्रतीक बनाकर मानव को अपने समय से जो है थोड़ा सा सतर्क रहने की जो एक चेतना देते हैं। और इस संदर्भ में जो वो संक्षेप में आप दो कबीर जी जैसे वो तीर्थ स्थलों पे जाने वाले, बाहरी आडंबर करने वाले, धार्मिकता के नाम पर, मैं किसी वर्ग विशेष को बीच में लेके नहीं आ रही हूँ, जो बलि देते हैं या जो कई तरह के और धार्मिक कुचक्रों में फंसे हुए लोग हैं, ये उनको झकझोरते हैं। वो कहते हैं हम ना पूजें देवता, हम ना फूल चढ़ाएं, ठीक है, हम ना पूजे देवता, हम ना फूल चढ़ाएं, हम ना मूरत सिंहासन धरें, हम ना घंटी बजाएं। बिल्कुल। कबीर जी ने कहा कि माला फेरत जुग गया, मिटा ना मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। ये युगीन जो शाश्वत सत्य है जो उन्हें आने वाले हजारों वर्षों में जीवित रखेगा। और कबीर जी स्वयं के मन की बुराइयों को जला देने की बात करते हैं, तभी प्रगति संभव है। बहुत सुंदर आपने ये जो है उसको कबीर की वाणी को, उसकी युगीन प्रासंगिकता की बात की है। अगली बार हम फिर इसी तरह की किसी साहित्यिक परिचर्चा के साथ हम आपके सामने समक्ष उपस्थित होंगे। और तब तक सबकी नमस्कार। बहुत बहुत मैडम आपका धन्यवाद, आभार।